फरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीजन 2 एपिसोड नंबर 16। अब तक आपने पढ़ा। सताक्षी को भी उन लोगों की तरफ होता देख दिग्विजय राणा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सताक्षी को किसी भी कीमत पर अपनी तरफ करना चाहता था। क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है या फिर कहानी में एक और राज खुलता है? चलिए जानते हैं अब आगे। दिग्विजय राणा सताक्षी की ओर देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला। दिग्विजय बोला, मेरी बात सुन सताक्षी, इन लोगों ने तेरे दिमाग में कुछ और बातें डाल दी हैं। मैं तुझे सच्चाई बताऊंगा। सताक्षी गुस्से से बोली, क्या सच्चाई बताएंगे आप? मैंने अपने कानों से सुना है आपका सच। मैं जान चुकी थी। कल रात मैं आपसे बात करने आपके कमरे में आई तो मैंने सब कुछ सुन लिया, आपकी कही एक एक बात। जानते हैं मेरे लिए सुनना क्या था? ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे शर्मसार कर दिया हो। आपकी असलियत मेरे लिए ना जहर थी, जहर, जिसे ना मैं निगल पा रही थी और ना ही निकाल पा रही थी। पापा प्लीज, अगर आपने अपना सच कबूल नहीं किया तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। तभी दिग्विजय बोला, से रिश्ता खत्म नहीं होता और मैंने सब कुछ तेरे लिए किया बेटा। मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा, इसलिए तो तेरी शादी रौनक से करनी चाहिए ताकि तुझे सब कुछ मिले, पैसा, पावर, जमीन, जायदाद, सब कुछ। सताक्षी बोली, और रौनक मुझसे शादी क्यों करना चाहता था बताइए? सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद से या मेरे शरीर से? जैसे ही सताक्षी ने ये कहा तो दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, सताक्षी, ये कोई तरीका है इस तरीके की बातें भरे समाज में करने की? तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बेटी हो। सताक्षी बोली, आपको अपनी इज्जत की परवाह है ना, और आपके लिए आपकी बेटी सबसे बड़ी इज्जत है। तो आज आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान अपने दुश्मन के बेटे के साथ कर दिया। आपको क्या लगता है ये लोग मुझे छोड़ देंगे? नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं एक बार आपकी दुश्मनी का शिकार हो चुकी हूँ, पर अब नहीं। मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। मेरे अच्छे बुरे फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है, ना किसी और का। आपने कहा रौनक से शादी कर लो, मैंने हाँ कर दी क्योंकि आप रौनक की शादी समृद्धि दी से करवाना चाहते थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। दी अगर शादी से भागी ना होती तो आज यहाँ पर समृद्धि दी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। दिग्विजय गुस्से से बोला, हाँ तो मैंने हमेशा तेरे बारे में अच्छा ही सोचा है बेटा, मैंने कभी तेरे बारे में गलत नहीं सोचा। तू जान है मेरी, मेरा गुरूर है, मेरे लिए तो सब कुछ है। जैसे ही दिग्विजय राणा ने इतना कहकर सताक्षी की तरफ आना चाहा तो एक आवाज पीछे से सुनाई दी। उस आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया। वो आवाज बोली, अगर आपकी सताक्षी जान है, गुरूर है, अभिमान है तो मैं क्या हूँ? मेरे लिए तो आपने कभी ये कुछ नहीं किया। बताइए पापा, क्या हूँ मैं आपके लिए? जैसे ही दिग्विजय राणा ने उस आवाज की ओर गौर किया तो समृद्धि चलती हुई दिग्विजय राणा के करीब आई। दिग्विजय राणा समृद्धि की तरफ देखते हुए बोला, समृद्धि तू यहाँ? बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे सच बताऊंगा। तुम दोनों मेरी जान हो, मेरे लिए एक जैसी अहमियत रखती हो तुम दोनों। तभी समृद्धि फीकी मुस्कान के साथ बोली, ये झूठा दिलासा सब सताक्षी के लिए रखिएगा, मेरे लिए नहीं। मैं सच जान चुकी हूँ। जैसे ही दिग्विजय राणा ने यह सुना तो उसका चेहरा काला हो गया। वो गुस्से से समृद्धि की तरफ देख कर बोला। दिग्विजय राणा बोला, तू सारा सच जान चुकी है तो ये भी जान चुकी होगी कि तुझे पालने का मेरा सिर्फ एक मकसद था। समृद्धि बोली, जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि मुझे क्यों पाला और वो मकसद क्या है। क्यों मुझे खुद से दूर रखा? क्यों मेरे से ज्यादा सताक्षी को अहमियत दी गई? हमेशा हर चीज में इसने मुझसे बाजी मारी। क्यों तुमने मुझसे मेरे पापा को छीना, मेरी माँ को छीना, मेरे भाई को छीना? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती सताक्षी। समृद्धि ने गुस्से से सताक्षी की ओर देखकर ये कहा तो दिग्विजय राणा गुस्से से बोला। दिग्विजय राणा बोला, एक और शब्द नहीं। अगर तूने मेरी बेटी के खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। सताक्षी मेरा खून है और तू। जैसे ही दिग्विजय राणा ने ये कहा और वो इतना कहकर चुप हो गया तो समृद्धि ये सुनकर बोली। समृद्धि बोली, अगर ये आपका खून है तो मैं भी आप ही का खून हूं। ये गुस्सा दिखाना मुझे भी आता है। दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, नमक हराम लड़की, तुझे मैंने सिर्फ इसलिए पाला पोसा था कि तू सही समय पर मेरे काम आ सके, लेकिन तूने मेरा पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी जान से मार डालूं। तुझे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खुशी के लिए पाला। तुझे मैंने सिर्फ इसलिए पाला था कि तेरे सहारे मैं सताक्षी की जिंदगी आबाद कर सकूं। और अब ना मुझे कोई गम नहीं है। उसकी शादी जिसके साथ हुई है ना, उस परिवार में तू कभी नहीं जा सकती। दिग्विजय राणा की बातें सुनकर समृद्धि को और गुस्सा आ गया और वो अपने पिता की तरफ देखकर बोली। समृद्धि गुस्से से बोली, बस करिए पापा, मुझे पता था कि आप अपने अलावा किसी और का अच्छा नहीं चाह सकते। मुझे आपने हमेशा कठपुतली की तरह रखा, अपने जैसा कहा वैसा मुझे करने पर आपने मजबूर किया। आपको आपकी लड़की इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी डॉक्टर चाहिए थी तो आपने मुझे डॉक्टर बनने पर जोर दिया। मैं राइटर बनना चाहती थी लेकिन आपने मुझे डॉक्टर बनाया। आप जो चाहते थे बचपन से वही करती आ रही हूँ मैं।
और आज जब मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी चाही तो आपने मुझसे वो फ़ैसला लेने से भी मुझे दूर कर दिया। मेरी शादी का फ़ैसला, ऐसे कैसे आप मेरी शादी रौनक जैसे घटिया लड़के के साथ करने के लिए राज़ी हो गए, जिस लड़के को ना पढ़ाई की वैल्यू है, ना ही तमीज़ की। आपको क्या लगता है मैं रौनक जैसे घटिया इंसान से शादी करूँगी? कभी नहीं। मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना नहीं। और मैं सताक्षी, आपकी दोनों सेम बेटियाँ हैं। तो मेरे से ज़्यादा सताक्षी की वैल्यू क्यों है आपकी ज़िंदगी में? मैं जानती हूँ आप एक बुरे इंसान हैं, आपने लोगों की जान ली है, लेकिन आप हम दोनों के लिए एक पिता बन सकते हैं ना? ऐसे पिता जिनको दोनों बच्चे समान लगें, दोनों बच्चों को वो बराबर प्यार दें। माँ बाप तो कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन आपने किया क्यों? इतना कहकर समृद्धि जोर जोर से रोने लगी। दिग्विजय राणा ये सुनकर गुस्से से बोला, हाँ मैंने किया भेदभाव, जानना चाहती है तो सुन। हाँ मैंने तुझसे ज़्यादा अहमियत सताक्षी को दी क्योंकि वो लायक थी उसके, और तू नहीं। तू मेरा खून नहीं है, समझी? एक और बार सुन ले, तुझे मैंने सिर्फ और सिर्फ कहीं से उठाकर अपनी बीवी की गोद में डाल दिया था ताकि मेरी बीवी को अपने दूसरे बच्चे के खोने का सदमा ना लगे। मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, उसे बेटियों का शौक था, उसे बेटी चाहिए थी। और जब मेरी मरी हुई बेटी पैदा हुई तो मैंने एक अच्छा मौका देखा और तुझे उसकी गोद में सौंप दिया। मुझे लगा था कि मैं तुझे दुनिया भर की खुशियां दूंगा, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बीवी अब कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन 2 साल बाद भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि जानकी की गोद फिर से भर गई, और इस बार मेरी बेटी हुई, मेरा खून, मेरे वारिस ने जन्म लिया। और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करूंगा। तेरी परवरिश मैंने सिर्फ और सिर्फ सताक्षी की जान बचाने के लिए की। तू सताक्षी की परछाई थी और कुछ नहीं। सताक्षी मेरे लिए अहमियत रखती है क्योंकि वो मेरा खून है और तू नहीं, समझी? इसलिए तुझे खुद से दूर रखा था मैंने। अब समझ गई? सुन लिया सारा सच। लेकिन गलती यहाँ हुई कि मेरी बीवी को तुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। उसने अपने आने वाले बच्चे के साथ साथ अपनी बेटी और अपने बेटे के नाम अपनी करोड़ों की जायदाद को वसीयत में ऐड कर दिया। मेरे बेटे के मरते ही वो जमीन तुम दोनों के नाम हो गई, और ना चाहते हुए भी तुझे जिंदा रखना पड़ा क्योंकि उस जमीन पर तुम दोनों का हक था। लेकिन अगर तुम दोनों में से एक भी 20 साल पूरा होने से पहले मर जाता तो वो पूरी जमीन जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। इसलिए तुझे पालना पड़ा। फिर सोचा था 20 साल होते ही तेरी शादी फिक्स कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि उसमें आधी जमीन तेरे होने वाले पति को मिलनी थी। और फिर मुझे लगा कि तेरी शादी अगर रौनक महेश्वरी के साथ कर दी जाए तो इसका फायदा सताक्षी को होगा। मैं सताक्षी की शादी एक बड़े खानदान में कर लूंगा, इसलिए इतने साल रुकना पड़ा, क्योंकि सताक्षी की सही उम्र नहीं हुई थी शादी के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी सताक्षी, मेरे असली खून को एक अच्छे खानदान में भेजने के लिए तेरी शादी 20 साल में नहीं की थी। आई बात समझ में? यही सच है और कुछ भी सच नहीं है। जैसे ही दिग्विजय राणा ने समृद्धि से सालों पुराना राज सबके सामने खोला तो सबके लिए ये सदमे लायक था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि दिग्विजय राणा इतना नीचे गिरा हुआ इंसान है कि वो इस तरीके की हरकत करेगा। वहीं समृद्धि, वो तो ये सुनकर टूट गई थी। समृद्धि जमीन पर गिरी तो समृद्धि को संभालने के लिए आई सताक्षी ने समृद्धि की ओर देखकर जोर से कहा। सताक्षी बोली, दी संभालिए अपने आप को। जैसे ही सताक्षी ने ये कहा तो समृद्धि ने एक नज़र सताक्षी की ओर डाली और फिर पागलों की तरह हंसने लगी। समृद्धि हंसते हुए बोली, आज पता चला कि मेरी जिंदगी एक खेल है, किसी के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती हूँ मैं। सब ने अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जिसने जन्म दिया उसके बारे में तक नहीं जानती, जिसने पाला उस इंसान ने कभी बेटी समझा ही नहीं। उसने तो सिर्फ मुझे एक सीढ़ी समझा, वो भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। काश तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। मुझे खुद के वजूद से घिन आ रही है ये सब सुनकर। मैंने आपको पिता माना था, हाँ आपने मेरे सामने एक इंसान का खून किया, लेकिन मैं फिर भी आपको अपना पिता मानती हूँ। अपना पिता मानने से कभी इनकार नहीं किया था मैंने। मैं आपसे नाराज़ थी सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से, लेकिन जो आपने किया वो गुनाह है। आपने मुझसे मेरे अस्थि परिवार को दूर कर दिया। मुझे बताइए मेरा परिवार कौन है, किसकी बेटी हूँ मैं? तभी दिग्विजय राणा हंसते हुए बोला, ये सच तुझे कभी नहीं पता चलेगा, कभी भी नहीं। तू एक अनाथ की तरह जिंदगी जिएगी। इतना कहकर दिग्विजय राणा ने मौका देखते ही जमीन पर गिरी बंदूक उठा ली और मौका देखते ही समृद्धि की ओर लपक पड़ा। उसने सताक्षी को दूसरी तरफ धक्का दिया, जिससे कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही समृद्धि दिग्विजय राणा के हाथों में जा लगी। दिग्विजय राणा ने समृद्धि के सर पर बंदूक तानी और सबकी तरफ देखते हुए बोला। दिग्विजय राणा बोला, खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना मैं इसे मार डालूंगा। समृद्धि, तेरा मरना जरूरी है, क्योंकि अगर तू मर भी नहीं गई ना तो तू मेरी बेटी का हक मान लेगी, जो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। वो जमीन मेरी बीवी की है और मेरी असली बेटी उसका है। सब कुछ उसी का है, सिर्फ सताक्षी का, तेरा नहीं। जैसे ही दिग्विजय राणा ने यह कहा तो समृद्धि रोते हुए बोली। समृद्धि बोली, मैंने आपसे कभी किसी चीज की अभिलाषा नहीं रखी, ना जमीन की, ना जायदाद की, ना पैसे की, ना पावर की। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। लेकिन आपने मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया।
आज मुझे ऐसा लग रहा है शायद पैसा, प्रॉपर्टी, सबकी वैल्यूज मुझसे ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में। उसने इतना कहा ही था कि तभी व्योम गुस्से से दिग्विजय राणा की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला। व्योम बोला, दिग्विजय राणा, अगर समृद्धि को एक भी खरोंच आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और तू क्या उसको रुपए पैसों में तोल रहा है? उसकी औकात तेरे से कई गुना ज़्यादा है। जानता भी है कौन है ये? दिग्विजय राणा बोला, मुझे अच्छे से पता है इसकी असलियत, मैं ही लेकर आया था इसे। इसके असली खानदान को भी जानता हूँ मैं और इसके असली माँ बाप को भी, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ, बाकी कोई और नहीं। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी औकात से, क्योंकि ये मेरे लिए अब एक सीढ़ी है जो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगी। इतना कहकर दिग्विजय राणा ने मौका देखकर गोली अश्विन की तरफ बढ़ा दी और अश्विन वहीं पर धराशायी हो गया। दिग्विजय ने फिर सबकी तरफ देखते हुए गरजते हुए कहा। दिग्विजय राणा बोला, खबरदार जो किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो। तभी शिवांग गुस्से से बोला, दिग्विजय छोड़ दे समृद्धि को, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तभी दिग्विजय राणा बोला, मुझे पता है राजा साहब कि आप अपनी प्रजा पर एक खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये तो मासूम बेकसूर लड़की है। सोचिए, अगर आपकी वजह से ये मर गई तो आप कितने गिल्ट में जिएंगे। इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। शताक्षी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर दिग्विजय राणा ने शताक्षी की ओर देखा और शताक्षी ने ना में इनकार किया तो दिग्विजय राणा गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला। दिग्विजय राणा बोला, मैं समृद्धि को यहीं मार डालूंगा, अगर इसे कुछ हो गया ना तो सोचो तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? शताक्षी बोली, नहीं पापा, प्लीज दी को कुछ मत करना। मुझे नहीं पता आपने उन्हें बेटी माना या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा बड़ी बहन माना है। प्लीज पापा। दिग्विजय राणा बोला, ये तुम्हारे इमोशंस हैं। खैर, यही इमोशंस तुम्हें इस परिवार से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। चलो मेरे साथ। अब रजावत रियासत कभी भी नए राजा को नहीं पा पाएगी। मैं शताक्षी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वेदांत सिंह राठौर, तुझे और तेरी सियासत को मैंने खंडहर में ना तब्दील कर दिया तो मैं भी दिग्विजय राणा नहीं, क्योंकि तू सियासतों के नियमों के अनुसार ना अब दूसरी शादी कर सकता है और ना ही किसी से बच्चा, और अगर करा ना तो उसे राजा का दर्जा मिलेगा और ना ही तेरी दूसरी बीवी को रानी का। मेरी बेटी रानी बन चुकी है और अब वो मेरे साथ चलेगी। शताक्षी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, गठबंधन खोलो अपना। शताक्षी ने एक नज़र वेदांत की तरफ डाली जो उसे ना में इशारे कर रहा था। वेदांत बोला, खबरदार शताक्षी, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। शताक्षी बोली, नहीं वेदांत, ये मेरा फैसला है, मेरी जिंदगी है। सबके हाथों की कठपुतली नहीं हूं मैं, जिसे जब मन चाहा मुझे वैसे इस्तेमाल कर लिया। मेरे लिए समृद्धि दीदी से बढ़कर कोई नहीं है। पापा, आप समृद्धि दीदी को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए उन्हें। आप चाहते हैं ना मैं आपके साथ चलूं, मैं चलूंगी, पर आप दी को छोड़ दीजिए। दिग्विजय राणा बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, चलो। इतना कहकर उसने शताक्षी को अपने साथ चलने के लिए कहा। शताक्षी ने एक नज़र वेदांत की ओर डाली और फिर अपने गठबंधन की ओर, जिसे दिग्विजय राणा खोलने के लिए कह रहा था। उसने अपनी घूंघट वाली चूनर को अपने सर से निकालते हुए वेदांत को थमा दिया, लेकिन अपना गठबंधन नहीं खोला। वो बिना ओढ़नी के वहां से अपने पिता के साथ निकल चुकी थी, लेकिन उसका सिर्फ एक मकसद था, कैसे भी करके अपने पिता को समृद्धि को छुड़ाने के लिए कहना। लेकिन दिग्विजय राणा समृद्धि को छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। इस समय सबकी जान समृद्धि पर अटकी हुई थी, लेकिन समृद्धि को ये लग रहा था कि वेदांत की शादी शताक्षी से होने के कारण सबको शताक्षी की फिक्र हो रही है और सब इसलिए उसके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वह शताक्षी को लेकर जा रहा है। ये देखकर समृद्धि का एक बार फिर शताक्षी के लिए मन खट्टा हो गया। समृद्धि ने शताक्षी की ओर देखकर गुस्से से कहा। समृद्धि बोली, आखिरकार तुमने मुझसे सब कुछ छीन ही लिया, मेरा परिवार भी, मेरे रिश्ते भी, सब कुछ, और मेरी अहमियत भी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शताक्षी। शताक्षी बोली, दी प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। समृद्धि बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, एक और शब्द नहीं, अगर एक भी शब्द अपने मुंह से निकाल नहीं ना तो यही मार डालूंगा तुझे। जैसे ही दिग्विजय राणा ने यह कहा था तो इतना कहकर वह समृद्धि को घसीटते हुए उसे पार्टी हॉल से बाहर लेकर गया, जहां उसकी गाड़ी पहले से ही तैयार थी। उसने गाड़ी निकलवाने को कहा और सीधे समृद्धि को लेकर वहां से ऊंची वाली पहाड़ी की तरफ जाने लगा। उसने सोच लिया था कि अगर वो नहीं बचेगा तो वो किसी और को भी जीने की कोई वजह नहीं देगा, लेकिन जाते जाते उसने एक और काम किया। उसने अविनाश राजपूत से अपनी बीवी और अपने बच्चों का बदला ले लिया था। उसने घायल अविनाश के सीने में 4 गन शॉट डाले और वहीं उसे मारकर वहां से चला गया। और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बेटे को भी। कामनी और कृतिका, जो कि बदहवास सी बैठी अपने पति और बेटे की मौत का मातम बना रही थी, वो पागल हो चुकी थी। वहीं पर बैठी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। लेकिन ऐश्वर्या को सही समय पर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। अद्विक, रूहिका दोनों ही अनंत के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं आराध्या और लक्ष्य घर के लिए रवाना हो गए थे। उन्हें पता था कि घर पर इस समय रुकना जरूरी है, क्योंकि व्योम वहां आ चुका है।
लेकिन बच्चे दिल्ली से वापस आए तो उन्हें सभी की जान को खतरा हो सकता है। वह लोग बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। आद्रिजा रुद्राक्ष अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। हालांकि आद्रिजा हर चीज में ट्रेन थी, पर फिर भी अगर दुश्मन ज्यादा हो तो बच्चों को और वो खुद को नहीं बचा पाएगी। इसलिए आराध्या और लक्ष्य दोनों ही घर के लिए रवाना हो गए। वहीं बाकी सभी लोग पुलिस, गार्ड्स, शिवांग, शशांक, व्योम, वेदांत दिग्विजय राणा की कार का पीछा करने लगे। दिग्विजय राणा समृद्धि और सताक्षी को लेकर खाई की तरफ जा चुका था। ऊंची पहाड़ी में पहुंचकर उसने तय कर लिया था कि उसका मरना तय है, लेकिन वो मरते मरते समृद्धि को भी मार डालेगा, जिससे सब कुछ उसकी बेटी का हो जाए। ये बात उसे अभी भी नहीं पता थी कि समृद्धि पहले ही राठौर परिवार की बहू बन चुकी है। जैसे ही वो वहां पहुंचा, पहाड़ी के किनारे पर पहुंचकर उसने शिवांग लोगों की गाड़ियों की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। दिग्विजय राणा बोला, खबरदार शिवांग सिंह राठौर, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं सचमुच समृद्धि को मार डालूंगा। ये सुनते ही व्योम गुस्से से बोला, अगर मेरी समृद्धि पर एक भी खरोंच आई ना दिग्विजय राणा, मैं तुझे जिंदा यहीं दफन कर दूंगा। समृद्धि तेरी बेटी है या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए समृद्धि बहुत मायने रखती है। समृद्धि तेरा गुरूर ना सही, लेकिन मेरे लिए मेरा अभिमान है, मेरी इज्जत है और मेरा स्वाभिमान भी है। वो मेरी है, व्योम सिंह राठौर की बीवी, और ये उसकी पहचान है। उसकी औकात ना तेरे से कई गुना ऊपर है, इतनी की तो सोच भी नहीं सकता। जैसे ही दिग्विजय राणा ने यह सुना तो वो हैरानी से व्योम को देखने लगा। फिर अचानक कुछ सोचते हुए जोर से हंसते हुए बोला। दिग्विजय राणा बोला, क्या कहा तूने? ये तेरी बीवी है तो तूने शादी कर ली, वो भी व्योम सिंह राठौर के साथ। बहुत गलत किया व्योम सिंह राठौर तूने ये सच बताकर। अब तो मैं इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो ये मेरी बेटी को नहीं जीने देगी। इसकी अहमियत, मेरी बेटी की अहमियत को कम कर देगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर इसे पाला ही इसलिए था मैंने कि ये सही समय पर मेरी बेटी को एक अच्छे परिवार में पहुंचाने की सीढ़ी बन सके, पर ये खुद भी इस परिवार में चले जाएगी ये नहीं सोचा था मैंने, और ना ही ये चाहा था। अब इसका मरना तय है। व्योम बोला, दिग्विजय राणा समृद्धि को छोड़ दे, कह रहा हूँ। इससे पहले मैं तुझे गोली मारकर यहीं मार डालूं, मुझे एक मिनट भी रिग्रेट नहीं होगा। तुझे समृद्धि ने अपना बाप समझा था। दिग्विजय की ये बात है समृद्धि को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। समृद्धि की आंखों से आंसू बह रहे थे। समृद्धि रोते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना गिर जाएंगे पापा। आपके लिए सिर्फ सताक्षी मैटर करती थी, मैं तो आपकी शायद एक पपेट थी जिसे आपने जैसे चाहा वैसे अपने अनुसार नचाया। दिग्विजय राणा बोला, मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रख। समृद्धि बोली, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरा असली परिवार कौन है, मुझे बस इतना बता दीजिए प्लीज। दिग्विजय राणा बोला, तुझे ये सच कभी नहीं पता चलेगा। इतना कहते ही उसने ट्रिगर दबाया। बंदूक चलने ही वाली थी कि तभी एक और आवाज दिग्विजय राणा को सुनाई दी। वो आवाज थी सताक्षी की। सताक्षी ने गुस्से से अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। सताक्षी बोली, पापा अगर आपने दी को नहीं छोड़ा ना तो मैं अपने आप को खत्म कर डालूंगी। याद रखना, और मेरी मौत का इल्जाम आप पर आएगा और आप ही इसके मुजरिम होंगे। मेरी मौत का कारण भी आप ही होंगे। सोच लीजिए, आपको बेटी चाहिए या फिर आपका मकसद? दिग्विजय राणा ये सुन घबराते हुए बोला, नहीं सताक्षी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी सताक्षी बोली, मैं ऐसा ही करूंगी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, जिद करना मुझे भी आता है। अब आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, हटाइए गन, छोड़ दीजिए दी को। इतना कहकर उसने ट्रिगर दबाया ही था। ट्रिगर दबता देख दिग्विजय राणा ने समृद्धि को खुद से दूर फेंक दिया और फिर बोला। दिग्विजय राणा बोला, ले, जैसे तूने कहा था मैंने छोड़ दिया इसे। समृद्धि जो कि उन दोनों की बात सुन रही थी वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे दिग्विजय राणा ने अपने पास ही धक्का दिया था, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो खड़े हो सके। दिग्विजय राणा के उसे घसीटते हुए ले जाने के कारण उसके पैर पर बुरी तरीके से चोट आई थी, इसलिए वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस बात पर सताक्षी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वहीं जैसे ही सताक्षी ने अपनी गन साइड में रखी, वैसे ही दिग्विजय राणा ने गुस्से में शिवांग सिंह राठौर के ऊपर वार कर दिया। उसने गोली शिवांग की ओर चला दी, जिससे वो गोली शिवांग के कंधे पर जा लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सभी ने दिग्विजय राणा की ओर बंदूक तान दी, और सताक्षी जिसने बंदूक जमीन पर फेंक दी थी वो कुछ समझती उससे पहले ही दिग्विजय राणा ने एक और बंदूक चलाई और वो सीधे समृद्धि के पेट पर जा लगी। पर इस बार गोली दिग्विजय राणा को भी लगी थी। वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि व्योम ने दिग्विजय राणा को मारी थी। मौका देखते ही सताक्षी ने भी एक गोली कांपते हुए हाथों से दिग्विजय राणा के हाथों में चला दी। अपने बाजू पर गोली लगता देख दिग्विजय राणा गुस्से से बौखला उठा। वहीं व्योम ने जब दूसरी तरफ की ओर देखा तो उसे सताक्षी के हाथों में बंदूक तनी दिखी। व्योम गुस्से से दिग्विजय राणा की ओर देख कर बोला। व्योम बोला, तूने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब तू मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। दिग्विजय राणा, आज तेरा अंत मेरे हाथों होना है। इतना कहकर उसने एक और बार बंदूक चला दी और उसकी ओर वार करना चाहा तो दिग्विजय राणा हंसते हुए बोला। दिग्विजय राणा बोला, तुम इस खेल में हमेशा बच्चे ही रहोगे, सिर्फ बच्चे।
इस खेल का असली राजा मैं था, कल भी, आज भी और हमेशा रहूंगा। इतना कहकर दिग्विजय राणा ने गोली शताक्षी की ओर तान दी और गोली चला दी। शताक्षी के बाजू पर गोली लगते ही वेदांत शताक्षी को बचाने के लिए दौड़ा। शताक्षी पर गोली दिग्विजय राणा ने सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान सबसे हटाने के लिए की थी, ताकि सबका ध्यान उससे हटकर शताक्षी की ओर चली जाए। अचानक गोली लगते ही जोर से शताक्षी चिल्लाने लगी। शताक्षी बेसुध अवस्था में नीचे गिर पड़ी थी। वहीं समृद्धि जमीन पर पड़ी दिग्विजय राणा को देख रही थी। तभी दिग्विजय राणा उन सब की ओर देखते हुए बोला। दिग्विजय राणा बोला, मैं कल भी राजा था, आज भी राजा हूँ और हमेशा रहूंगा, पर छोड़कर जा रहा हूँ कई सवाल, वो राज जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। तुम्हें रुद्र सिंह राठौर और काशी राठौर की लाश मिली थी। जली हुई लाश में तुमने कैसे पता कर लिया कि वो उन दोनों की डेड बॉडी है? तुम कभी नहीं जान पाओगे कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था। मुझे माफ कर देना शताक्षी, खुद की जान बचाने के लिए तुझे घायल करना पड़ा, लेकिन मैंने तुझे सिर्फ इतना घायल किया है जिससे तुझे दर्द कम से कम हो, पर अब तुम सब तड़पोगे अपने माँ बाप के लिए। काशी और रुद्र दोनों जिंदा हैं। राठौर परिवार कभी एक नहीं हो सकता। ये सब सुनकर सबके होश उड़ गए। अपनी बात कहकर बिना किसी को मौका दिए दिग्विजय राणा खाई से नीचे कूद गया। सब लोग समझ पाते उससे पहले ही दिग्विजय राणा कूद चुका था। हालांकि उसे गोली इस तरीके से लगी हुई थी कि वो बच तो नहीं सकता था, लेकिन व्योम के कहने पर तलाशी लेनी सबने शुरू कर दी। उस पहाड़ी के आसपास का चप्पा चप्पा छानने के लिए व्योम ने अपने आदमियों को और पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स को लगा दिया था। शिवांग को अस्पताल ले जाया गया। वहीं समृद्धि और शताक्षी की भी हालत खराब हो रही थी। पेट में गोली लगने के कारण इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा था। समृद्धि आईसीयू में एडमिट थी। जब डॉक्टर्स ने सभी को ये कहा कि इंटरनल इन्फेक्शन होने की वजह से समृद्धि की हालत क्रिटिकल है, तो सब घबराने लगे। शताक्षी को एनेस्थीसिया दिया गया था। उसकी चोट गहरी नहीं थी, लेकिन दर्द काफ़ी हो रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और आराम करने के लिए कहा। वो इस समय बेहोश थी। घरवाले ऐश्वर्या, शिवांग और समृद्धि की हालत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सबको ये पता चल गया था कि दिग्विजय राणा ने मरते मरते एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब हैरान थे। रुद्र और काशी के जिंदा होने की बात, ये तो सबके लिए हैरानी भरी बातें थी ही, पर अभी सबसे पहले सबको उस असली मास्टरमाइंड को ढूंढना था जिसके बारे में दिग्विजय राणा ने कहा था। और वो कौन था, ये तो सिर्फ और सिर्फ वही जानता था, जो कि शायद मर चुका था या फिर कहीं गायब था, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली थी। खैर, ऑपरेशन सफल रहा। ऐश्वर्या और शिवांग दोनों के ही बंदूक निकाल दी गई थी। समृद्धि के पेट से भी बंदूक निकाल दी गई थी, लेकिन पेट में इन्फेक्शन था, इसलिए डॉक्टर ने उसकी हालत क्रिटिकल बताई थी। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। अगर 24 घंटे में उसे अच्छे से होश नहीं आया तो शायद आगे के कुछ घंटे उसकी जिंदगी के लिए काफी खतरनाक हो सकते थे। सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इस समय किसी के लिए कोई सच मायने नहीं रख रहा था। किसी के लिए कोई मायने रख रहा था तो वो थी सिर्फ जिंदगियां, जो कि अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। लगभग 24 घंटे बाद समृद्धि को होश आया। डॉक्टर ने समृद्धि को देखा और इस बात के लिए हामी भरी कि समृद्धि अब खतरे से बाहर है। सभी लोग बहुत खुश थे। देखते ही देखते वो दिन निकल गया और इन कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हो चुका था। अनंत, लक्ष्य, व्योम, वेदांत और अद्विक ने मिलकर जितने भी लोग उस महाहत्याकांड के पीछे थे, सबको ढूंढ निकाला। सभी को जेल के सलाखों के पीछे रख दिया था, तो किसी को मरवा दिया गया था। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दगाबाज, धोखेबाज लोगों को ढूंढने में। लेकिन अभी भी उन्हें बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने थे, जिसमें से कुछ सवाल तो ऐसे थे जिनके बारे में शताक्षी जानती थी, और वो सवाल था, समृद्धि के असली माँ बाप कौन है। हालांकि शताक्षी ने सोच लिया था कि वो मामला शांत होने के बाद समृद्धि को आराम से बताएगी। 1 हफ्ता निकल चुका था। समय कब गया किसी को नहीं पता चला। हादसे को 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में राठौर परिवार में भी बहुत कुछ बदल गया था। शताक्षी बहू बनकर राठौर परिवार में आ चुकी थी, पर समृद्धि हॉस्पिटल में थी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। आंग और ऐश्वर्या भी घर पर ही थे। 1 हफ्ते बाद जब शताक्षी को अस्पताल से घर लाया गया तो उसे पता चला कि शताक्षी का गृह प्रवेश हो चुका है। समृद्धि शताक्षी से काफी नाराज थी। वो उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने शताक्षी को अपने पास देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। शताक्षी समृद्धि के पास आई और बोली। शताक्षी बोली, दी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, मैंने शायद आपको हर्ट किया है, पर मेरा ऐसा कभी कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था पापा के इंटेंशंस ये सब है। पता होता तो शायद मैं कुछ कर सकती थी। समृद्धि बोली, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम भी उसी दिग्विजय राणा का खून हो, और खून खून को देखकर रंग बदलता है और कभी ना कभी अपनी असलियत भी दिखाता है। दिग्विजय राणा एक निहायत ही नीच किस्म का आदमी था, जिसे सिर्फ अपनी खुशी के आगे किसी की खुशियों की परवाह नहीं थी। तुम तो उसकी बेटी हो, तुम भी कभी न कभी ये रंग दिखाओगी, क्योंकि खून अपनी परवरिश और अपना रंग दिखाना कभी नहीं भूलता। तभी शताक्षी बोली, अगर मेरे अंदर दिग्विजय राणा का खून है तो दी आपके अंदर भी उनकी परवरिश है, भूलिए मत। एक मकसद के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने आपको पाला है। समृद्धि बोली,
पाला है, एहसान करके पाला है, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दिलवानी थी उन्हें, तुम्हें एक पावरफुल परिवार में शादी करवानी थी उन्हें। मैं उनके लिए सिर्फ एक मोहरा थी जिससे वो तुम्हारी लाइफ बेहतर बना सकते थे। फिर चाहे तुम्हारी लाइफ अच्छी बनाने के लिए मेरी ज़िंदगी क्यों ना जहन्नुम बना दी जाए। उन्होंने मुझसे मेरी आइडेंटिटी छीन ली, मुझसे मेरे असली परिवार को दूर कर लिया और शायद अब मैं कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगी। क्या तुम मिलवा सकती हो मुझे मेरे असली परिवार से? सताक्षी बोली, हाँ मिलवा सकती हूँ आपको असली परिवार से आपको। जैसे ही समृद्धि के साथ साथ पूरे परिवार ने ये सुना तो वो सब हैरानी से सताक्षी को देखने लगे। वेदांत सताक्षी के पास आकर बोला। वेदांत बोला, सताक्षी ये तुम क्या बोल रही हो? सताक्षी बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। याद है मैंने तुमसे कहा था कि दी की जान को खतरा है। क्यों खतरा है ये तो तुम्हें पता चल गया है, क्योंकि पापा प्रॉपर्टी को सिर्फ मेरे नाम रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में ये भी बताया था कि दी के असली परिवार का नाम क्या है। रूहिका बोली, सताक्षी कौन है समृद्धि के असली माँ बाप, बताओ। सताक्षी बोली, माँ आप बस थोड़ा इंतजार करिए, बताने से क्या होगा, मैं आप लोगों को उनसे मिलवा देती हूँ। इतना कहकर सताक्षी ने सबको इंतजार करने के लिए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो पूरा गोयंका परिवार खड़ा था। अपने सामने गोयंका परिवार को देखकर सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। रूहिका और शिवांग ने उनका स्वागत किया। रूहिका बोली, आइए मिसेस गोयंका, आपका स्वागत है हमारे घर में। जैसे ही रूहिका ने इतना कहा तो मिसेस चंद्रावती गोयंका, जो कि गोयंका परिवार की मुखिया थी, वह बोली। चंद्रावती गोयंका रूहिका से बोली, नमस्ते, दरअसल हमें यहाँ आपकी छोटी बहू ने बुलवाया है। हमसे ये कहा कि यहाँ आकर हमें एक ऐसे सच के बारे में पता चलने वाला है जो सच सालों पहले ही छुप गया था। सभी लोग हैरानी से अब सताक्षी को देख रहे थे। सताक्षी ने उन लोगों को बैठने का इशारा किया और सभी लोग बैठ गए। सताक्षी बोली, अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। शायद आप लोगों के लिए सुनना थोड़ा अलग लगे, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। दिया, आपको अपने परिवार से मिलना था ना, ये रहा आपका परिवार। आप समृद्धि गोयंका हैं, गोयंका परिवार की बड़ी बहू अवनी गोयंका और बड़े बेटे सागर गोयंका की बेटी। जैसे ही गोयंका परिवार ने ये सुना तो सब हैरानी से समृद्धि को देखने लगे। उनकी निगाहें कभी सताक्षी पर टिकती तो कभी समृद्धि पर। उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था सताक्षी की बातों का। तभी अवनी गोयंका बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? समृद्धि मेरी बेटी है? सताक्षी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, आपने मरी हुई बच्ची को जन्म नहीं दिया था, आपने जिंदा बच्चों को जन्म दिया था। आपकी बेटी का नाम समृद्धि है, जिसे दिग्विजय राणा ने आपसे चुरा लिया था और आपकी बेटी की जगह में अपनी मरी हुई बेटी को रख दिया था। आप लोगों को शायद उस समय ये बात की भनक नहीं लगी होगी, क्योंकि अगर लगती तो शायद आप अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट जरूर करवाते, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है। मेरे पास इसका सबूत है। जब दी अस्पताल में एडमिट थी तो मैंने उनका ब्लड टेस्ट करवाया था और आपके पति के साथ मिलकर डीएनए टेस्ट करवाया। सागर अंकल ये बात जानते थे। मैंने सबको पहले ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं खुद कंफर्म करना चाहती थी और कल रात मुझे रिपोर्ट मिली। मैंने वो सारी रिपोर्ट सागर अंकल को दी हैं और आप लोगों को यहाँ आने के लिए कहा। तभी अवनी जी अपने पति सागर जी की ओर देखते हुए बोली, तुम जानते थे ये सब कुछ? तुम्हें पता था हमारी बेटी जिंदा है? सागर जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ये बात सताक्षी ने ही बताई। मैं श्योर होना चाहता था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। सोचा एक बार मुझे कंफर्म पता चल जाए तो तुम्हें ये बात बताऊंगा। तुम सच बोल रही थी अवनी कि तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म नहीं दिया था, तुमने जिंदा बच्चों को जन्म दिया था। अवनी रोते हुए बोली, पर आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। मैंने कहा था ना कि बेहोश होने से पहले मैंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे मन का वहम समझा। ये कहा कि मुझे सदमा लगा है मेरे बच्चे खोने का। एक माँ कभी अपने बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं भूल सकती। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसका रोना उसकी माँ के चेहरे पर आंसू और मुस्कान लेकर आता है। पहली और आखिरी बार होता है जब माँ अपने बच्चे के रोने पर मुस्कुराती है, क्योंकि उसके बाद जब भी उस माँ का बच्चा रोता है तो उस माँ के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती, हमेशा दुख आता है। उसका बच्चा क्यों रो रहा है? मैंने सुना था अपने बच्चे का रोना, मैंने कहा था आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने मेरा भरोसा नहीं किया। माँ जी, अब तो आपको पता चल गया ना, मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी बच्ची। इतना कहकर अवनी जी ने समृद्धि को गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगी। समृद्धि, जो कि अपनी माँ को देखकर आंखों में आंसू बहते हुए उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। घर वाले खुश थे कि समृद्धि को उनका बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था और वो सवाल था रुद्र और काशी के जिंदा होने का। पर वो कहाँ है? वालों ने इस सवाल को ढूंढने के लिए बाद में प्रयास करने के बारे में सोचा। फिलहाल राठौर परिवार में जो पहले खुशी आई थी उस पर सबने अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि समृद्धि अभी भी सताक्षी से नाराज थी, वो अभी भी खुद को सताक्षी की परछाई समझ रही थी। सताक्षी ने जब सबके सामने समृद्धि से माफी मांगी तो समृद्धि ने उसे साफ माफ करने से इनकार कर दिया। घर वालों ने जब समृद्धि और व्योम की शादी के बारे में कहा और ये कहा
कि बड़े ही धूमधाम से व्योम और समृद्धि की शादी कराई जाएगी, तो समृद्धि ने शादी करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि अगर उसकी शादी में शताक्षी ने किसी भी रस्मों को किया तो वो ये शादी कभी नहीं करेगी। उसने तय कर लिया था कि वह शताक्षी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। भाइयों में बंटवारा होना तय हो गया था। शताक्षी, जो कि अपनी बहन के शब्दों से टूट चुकी थी, वो रोते हुए समृद्धि से माफी मांग रही थी, लेकिन शायद समृद्धि के सर पर गुस्सा सवार था। उसने साफ कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर शताक्षी को माफ नहीं कर सकती। वो जब जब शताक्षी का चेहरा देखती है तो उसे दिग्विजय राणा का अक्ष नजर आता है। वो बार बार यही याद करेगी कि शताक्षी की वजह से दिग्विजय राणा ने उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि शताक्षी से पैदा होने से पहले दिग्विजय राणा के लिए तो वो उसकी गुड़िया थी, लेकिन शताक्षी के पैदा होते ही सब कुछ बदल गया। दिग्विजय राणा को उसका अपना खून मिल गया तो उसके लिए समृद्धि पराई हो गई। ये बात समृद्धि समझ चुकी थी, इसलिए उसने घर वालों से भी ये कह दिया था कि शादी के बाद वो और शताक्षी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। वो या तो राठौर मैंशन में रहने के लिए चली जाएगी या फिर अभी व्योम और वो हमेशा के लिए अलग घर में चले जाएंगे। घर में रहते ही बंटवारा हो चुका था। हालांकि समृद्धि को समझाने की सबने बहुत कोशिश की कि इन सब में शताक्षी की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भी समृद्धि को समझा समझा कर थक गए थे। अंत में वो लोग समझ चुके थे कि समृद्धि नहीं समझने वाली है। समृद्धि भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि सबके पास उसकी बातों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वो भी जिद पर खड़ी हुई थी। लेकिन समृद्धि की ये जिद सुनकर व्योम ने तय कर लिया था कि वो समृद्धि को ये समझा कर रहेगा कि परिवार का महत्व क्या होता है। और समृद्धि भले ही शताक्षी को अपनी बहन ना माने, लेकिन शताक्षी उसे अपनी बहन मानती है और उससे बहुत प्यार करती है। अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो शायद उसके परिवार के बारे में उसे कभी नहीं बताती। इसलिए सभी ने समृद्धि को कुछ दिन समझने के लिए अकेला छोड़ दिया और उसे समय दिया। गोयनका परिवार समृद्धि को अपने साथ अपने घर लेकर जा चुका था। वो लोग वहां से समृद्धि की शादी बड़ी ही धूमधाम से करने वाले थे। गोयनका परिवार का अपना जेवरों का बिजनेस था और समृद्धि की शादी में अब कोई कमी नहीं रहने वाली थी। 5 भाइयों की अकेली बहन थी। समृद्धि से बड़ा भाई था। गोयनका परिवार में वह उस पीढ़ी की पहली लड़की थी, इसलिए गोयनका परिवार से मिलते ही, गोयनका हाउस जाते ही वो सबकी लाडली बन गई। जो प्यार अपनापन उसे सालों से नहीं मिला था, वो एकदम से उसकी झोली में आ गया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन में शताक्षी ने तय कर लिया था कि वो अब उनके साथ नहीं रह सकती। उसे पता था कि शायद उसकी वजह से भाई भाई के बीच बंटवारा हो सकता है और हो रहा है, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो वेदांत से तलाक ले लेगी। उसने अभी इस बारे में उससे बात नहीं की थी और जब बात की तो वेदांत ने उसे साफ इनकार कर दिया। व्योम भी जानता था कि समृद्धि की ये मांग गलत है। वहीं शिवांग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सब कुछ मैनेज कर सके। शायद सभी को कुछ समय देना जरूरी था, इसलिए उसने भी समृद्धि की ये मांग स्वीकार कर ली। उसने वेदांत से कह दिया था कि वो लोग चाहे तो अलग रह सकते हैं या फिर यहाँ उनके साथ रह सकते हैं या राठौर मैंशन में रह सकते हैं। लेकिन समृद्धि ने एक बार फिर इस बात पर बहस कर दी कि पूरा परिवार वेदांत और शताक्षी के साथ रहेगा, क्योंकि वेदांत रूही का और शिवांग का असली बेटा है और यहाँ पर सौतेलापन दिखा रहे हैं। ये बात ना ही रूही का बर्दाश्त कर पाई और ना ही शिवांग और रूही का दोनों को ही समृद्धि की ये बातें बहुत बुरी लगी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों ने अकेले में वेदांत और शताक्षी को घर से जाने के लिए कह दिया। इसलिए उन लोगों ने मिलकर तय किया कि वो लोग राठौर मैंशन में वापस जाएंगे और अजावत मैंशन में वेदांत और शताक्षी रहेंगे। हालांकि शताक्षी इस बात पर एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन वेदांत ने उसे तलाक देने से साफ मना कर दिया था। इसलिए शताक्षी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, पर अभी नहीं, वो इस काम को कुछ समय बाद अंजाम देने वाली थी। गोयनका परिवार ने भी समृद्धि को समझाने की कोशिश की, लेकिन समृद्धि ने उनकी बात भी नहीं समझी। इसलिए गुस्से में आकर व्योम ने समृद्धि से उसकी जिद को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन जब समृद्धि ने इस बात से इनकार किया तो व्योम ने शादी ना करने का फैसला किया। ये बात दोनों ही परिवारों के लिए बहुत बड़ी थी, पर जब समृद्धि अपनी बात पर अड़ी तो व्योम भी अपनी बात पर अड़ गया। उसने समृद्धि के सामने यही चॉइस रखी कि वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार से अलग नहीं होगा। समृद्धि को समझना होगा कि शताक्षी और दिग्विजय राणा में अंतर है और शताक्षी ने ही उसे उसके परिवार से मिलाया है। जिस परिवार से मिलने की खुशी में वो शताक्षी को घर से निकलवाने की कोशिश कर रही है, वो परिवार भी उसी की वजह से उसे मिला है। समृद्धि इस बात से गुस्सा हो गई। उसे यही लग रहा था कि उसकी बात को सब समझ जाएंगे और थक हार कर उसके पास व्योम वापस आ जाएगा, इसलिए वो भी अपनी जिद खत्म करने से साफ इनकार कर रही थी। समृद्धि भी अपनी बात पर अड़ चुकी थी, इसलिए व्योम ने गोयनका परिवार से साफ कह दिया कि वो लोग शादी की तैयारी ना करें। समृद्धि का जब तक मन करे वो वहां रह सकती है, लेकिन वो उसे लेने इसी शर्त के साथ नहीं आएगा कि उसे समृद्धि की सारी बातें माननी पड़ेंगी। वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। अगर उसका परिवार गलत होता तो वो समृद्धि की बात मानता, लेकिन इस समय गलत समृद्धि है, ना कि कोई और। ये बात व्योम ने घर वालों के सामने भी कह दी थी। ये सुनकर घर वाले भी हैरान थे। शताक्षी इस बात से परेशान हो चुकी थी कि एक बार फिर
व्योम और समृद्धि के बीच में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि समृद्धि की खुशियों को नजर लगे, लेकिन समृद्धि खुद ही अपनी खुशी को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। समृद्धि भी गुस्से में इस बात पर अड़ गई थी कि वो भी राठौर मेंशन में या फिर अजावत मेंशन में नहीं जाएगी तब तक जब तक उसकी बातों को नहीं माना जाएगा। वो अपने मायके गोयनका परिवार के साथ ही रहेगी। वहीं गोयनका परिवार भी उसे समझा समझा कर थक चुके थे। खैर, व्योम ने समृद्धि से ये कह दिया था कि उसका मन करे तो वो राठौर मेंशन में आए, ना करे तो ना आए, लेकिन अगर आद्रेजा और रुद्राक्ष की शादी में उसने कोई तमाशा किया तो वो उसे तलाक के कागज पहुंचाने में देरी नहीं लगाएगा। आद्रेजा की शादी सबके लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए उसे बिना किसी तमाशे के उस शादी को अटेंड भी करना है और अब बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्यों को भी पूरा करना है। इतना कहकर वह वहां से जा चुका था और वहीं समृद्धि अब यही सोच रही थी कि वो कैसे भी करके व्योम से अपनी बातों को मनवा कर रहेगी। लेकिन आद्रेजा को वो पसंद करती थी और आद्रेजा भी उसके साथ काफ़ी अच्छे से रहती थी, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वह आद्रेजा की शादी में कोई तमाशा बिल्कुल भी नहीं करेगी। खैर, घर में शादी का अच्छा खासा माहौल था। आद्रेजा और रुद्राक्ष की शादी होने वाली थी। रुद्राक्ष का परिवार भी बहुत खुश था। वहीं उसका सौतेला परिवार ना ही रुद्राक्ष से खुश था और ना ही रुद्राक्ष की बहन श्रीजा से। नीता खुराना ने अपनी बेटी रिया को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि उसे कैसे भी करके राठौर परिवार या फिर उस परिवार से जुड़े जो भी पावरफुल फैमिली है उनके साथ अपने रिश्ते को कायम करना है, ताकि एक बार रिया की शादी सेन फैमिली, शेखावत फैमिली या फिर किसी भी बड़ी फैमिली से हो जाएगी तो उनकी चांदी ही चांदी होगी। फिर वो अभय की शादी भी अपने से ताकतवर परिवार में कर देंगी, जहां सिर्फ लड़कियां ही हो, ताकि उनका इकलौता वारिस अभय बन जाए। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर राजा बनते हुए देखना चाहती थी और वो ये भी जानती थी कि वो अपनी सियासत का राजा कभी नहीं बन सकता, इसलिए उसने इस शादी को एक मौके की तरह लेना शुरू कर दिया। इस शादी में सभी लोग खुश थे। आद्रेजा और रुद्राक्ष की लव स्टोरी भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। रुद्राक्ष आद्रेजा के साथ फ्लर्ट करता तो वहीं आद्रेजा रुद्राक्ष को अभी भी कुछ भी बोल देती, लेकिन इन दोनों के इस फ्लर्टिंग में रोमांस कभी कम नहीं हुआ था। फिर क्या मोड़ लेगी कहानी यहाँ से और व्योम का फैसला आपको किस हद तक ठीक लगा, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भागों में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। धन्यवाद।